Hello students, welcome to the Chennai classroom. Now we will start total probability theorem, one of the most important topic of probability. ठीक है, इससे रिलेटेड आगे जो भी 2-3 टॉपिक आएंगे वो उससे जेई में क्वेश्चन पूछा ही जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है. ठीक है, तो लेट E1, E2, En are, let events E1, E2, En let events E1, E2, En are mutually exclusive and exhaustive set of events. ओके, E1, E2, E3, En ये सब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स एंड ऑल्सो इवेंट E is defined in same sample space. क्या बोला गया है कि E1 से लेके En तक जितने भी है सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. ओके, और एक इवेंट E है जो इसी सैंपल स्पेस में डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो जो आपके इवेंट्स हैं एन इवेंट्स E1, E2, E3 ऐसे En तक, ठीक है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं. सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लो ये पूरा जो है आपका इवेंट हो गया E1. ठीक है, ये हो गया आपका इवेंट E2, ये आपका इवेंट हो गया E3. ठीक है, ऐसे ही ये बीच में कोई इवेंट आ गया ER. ठीक है, तो ऐसा एंड में क्या आ गया आपका EN. तो ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है. ठीक है, और इसी इंटरवल में इसी सैंपल स्पेस में एक इवेंट E डिफाइन है. ठीक है, इस टाइप से. तो हमने इस हिसाब से लिया E कि ये पूरा कवर कर रहा होगा. ठीक है, ओके, तो E1, E2, E3, ऐसे En आपको इवेंट्स दे रखे. ठीक है, अब हमें इवेंट E की प्रोबेबिलिटी बताना है. किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है? इवेंट E की. ठीक है, तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी बात करनी है. ठीक है, अब E देखो, E का कुछ शेयर E1 में भी आ रहा है, E का कुछ शेयर E2 में भी आ रहा है. ये वाला पार्ट ये आपको समझ दिख रहा होगा, ये वाला. ठीक है, सिमिलरली E3 में भी हो रहा है. ऐसे ER, En सभी में कुछ कुछ इसका शेयर है. किसका? इवेंट E का. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है? E की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और कुछ इवेंट्स E1, E2, E3 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कुछ आपको गिवन है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कब होगा? जब E का कुछ पार्ट E1 में भी आ रहा है, मतलब E1 हो उस समय E हो जाए. क्या बोला गया है कि इवेंट E1 हो रहा है उस समय E हो जाए, इवेंट E2 हो रहा है उस समय E हो जाए, इवेंट E3 हो रहा है उस समय E हो जाए. ठीक है, तो E जो है E1 होगा तब हो सकता है, या फिर E2 हो रहा है तब हो सकता है. ऐसे ही जब En हो रहा है तब आपका E हो जाए. मतलब सभी को हमने ऐड कर दिया. ठीक है, क्योंकि E की प्रोबेबिलिटी निकालना है. E का कुछ पार्ट E1 में भी आ रहा है, ऐसे E2 में भी आ रहा है, E3 में भी आ रहा है. ठीक है, तो E1 हो रहा होगा तब E, मतलब E1 इंटरसेक्शन E. ठीक है, तो E की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो गई. ये बात समझ में आती है? इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे? ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E R, वेयर R गोज फ्रॉम 1 to N. क्योंकि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 3 रखेंगे तो अगला, देन nth रखेंगे तो ये हो जाएगा. इसी को समेशन फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन ER, ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ER अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ER. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये नॉन जीरो मान के चल रहे हैं हम,
तो E इंटरसेक्शन ई आर क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ R1 to N, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन ई आर हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये समझ में आता है ना, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन ई आर हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपका आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आपका हो गया, उसके बाद E1 होने के बाद E की प्रोबेबिलिटी प्लस E2 हो जाए, E2 होने के बाद E की प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली ऐसे ही N हो जाए आपका, En हो जाए, उसके बाद E की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी E की। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आप उसको ऐसे समझो कि ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 1 इज यूज्ड। ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 1 इज यूज्ड। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप कैसे समझोगे, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E थ्रू पाथ 1। ठीक है, मतलब E जो है कई तरीके से हो रहा है। जब E1 होगा तब भी हो सकता है, E2 हो रहा है तब भी हो सकता है, E3 हो रहा है तब भी हो सकता है, ऐसे Nth हो रहा है तब भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि पाथ 1 पर चले आप, ठीक है, पाथ 1 पर चले, उसके बाद E की प्रोबेबिलिटी ये हो गया। ऐसे ही पाथ 2 पर चले, प्रोबेबिलिटी दैट पाथ 2 इज यूज्ड इनटू ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E थ्रू पाथ 2। ऐसे तीसरा पाथ है तो ऐसे ही चलेगा, चौथे में भी ऐसे ही, पांचवें में भी ऐसे ही, सिक्स में भी ऐसे ही। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बात समझ में। अब ये पाथ क्या है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब लगाते हैं, जब सारे के सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स है और E जो है उस सेम सिंपल स्पेस में डिफाइन है। ऐसा नहीं कि अब E और किसी की बात कर दी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि पहले आप कोई पाथ यूज कर रहे हो, पाथ नंबर 1 वो हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, इनटू पाथ 1 होने के बाद उस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्लस पाथ 2 यूज किया, इनटू उस इवेंट E की प्रोबेबिलिटी थ्रू पाथ 2। ऐसे तीसरा पाथ है, चौथा पाथ है, ऐसे कितने भी पाथ हो सब में यही होगा। आगे बात समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 देखो, let 3 boxes A, B, C are given where A contains 3 red and 7 black balls, B contains 4 red and 6 black balls, C contains 5 red and 5 black balls. Now a dice is rolled and if outcome is less than 2, then one ball from A is selected, or if outcome is 2, 3, 4, then one ball from B is selected, otherwise one ball from C is selected. Then find the probability that selected ball is red. ओके, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। आपके पास 3 बॉक्स है, उसमें बॉल्स जो है ए में 3 रेड 7 ब्लैक, बी में 4 रेड 6 ब्लैक, सी में 5 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, 3 बॉक्स है। अब इससे क्या बोला गया है कि उसने पूछा क्या गया है कि रेड बॉल हमें सेलेक्ट करनी है। तो बॉक्स ए से भी आ सकती है, बॉक्स बी से भी आ सकती है, बॉक्स सी से भी आ सकती है। ठीक है, अब बॉक्स कैसे आएंगे वो बोला गया है कि आपने एक डाइस ली हाथ में, उसको रोल किया, तो उसमें यदि आउटकम 1 से कम आया, सॉरी 2 से कम आया तो ए से बॉल निकाली जाएगी, यदि आउटकम 2, 3, 4 आया तो बी से बॉल निकाली जाएगी, और इसके अलावा मतलब कौन सा बच जाता है 5 और 6, तो वो सी से एक बॉल निकाली जाएगी। आगे बात समझ में। तो यही इस टाइप के क्वेश्चन आपके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के क्वेश्चन है ये। तो कैसे हुए कि आपके पास 3 पाथ है, मतलब 3 बॉक्स है, तो 3 बॉक्स से आप रेड बॉल निकाल सकते हो। टोटल कितने पाथ हुए आपके पास 3, या तो बॉक्स ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, या फिर सी से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप समझो इसको, जो हमने अभी थ्योरी जो पढ़ी थी उसी से रिलेट भी करते चलेंगे हम, कि आपके पास टोटल कितने बॉक्स है। पहले तो
16 A B एंड C, ठीक है। तो ये पाथ 1 हुआ, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। समझना बात, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, हम सी से भी ले सकते हैं। अब बॉल ए बॉक्स ए से ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आउटकम लेस देन 2, मतलब 1 आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसको बोल दिया हमने इवेंट 1, इसको बोल दिया E2, इसको बोल दिया E3। मतलब बॉक्स ए को लेने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 1/6। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि आउटकम 2 से कम चाहिए तो क्या हो सकता है 1, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। पाथ 2, या ऐसे बोले इवेंट 2, जो मैंने अभी लिखवाया था ना कि पाथ 1, पाथ 2, आगे बात समझ में, तो उसी से हम रिलेट कर रहे हैं कि जो रेड बॉल है वो बॉक्स 1 से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम बोले पाथ 1 हुआ, बॉक्स बी से निकाले मतलब पाथ 2 हुआ, बॉक्स सी से आए ये हुआ आपका पाथ नंबर 3। आगे बात समझ में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब बॉक्स बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 2 3 4 आना चाहिए, तो 3/6, दैट इज हाफ हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, आउटकम क्या बचता है 5 6, दैट इज 2/6। बोलो यहां तक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हमें 3 रेड दे रखी है और 7 ब्लैक बॉल है, बी के अंदर 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, सी के अंदर 5 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, इवेंट इवन क्या बोला कि बॉक्स ए से बॉल निकाली जाए, इवेंट 2 बॉक्स बी से निकाला जाए, इवेंट 3 किसको बोला कि बॉक्स सी से बॉल निकाली जाए, या इसको बोला पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। समझ में आ गया? ये पाथ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो देखो अब इधर, तो अब हमें एक इवेंट ई चाहिए। इवेंट ई क्या चाहिए, इवेंट ई आपका क्या है कि द सेलेक्टेड बॉल इज रेड, वन सेलेक्टेड बॉल इज रेड, ठीक है। तो वो हम पाथ 1 से चले थे, मतलब बॉक्स ए से रेड बॉल निकाल सकते हैं क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां लिख दी हमने, क्या लिख दी भाई, वो हो गया 3/10। रेड बॉल 3 है, टोटल कितनी है 10। ऐसे ही यहां से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10, या फिर इसको आप ऐसे बोल दो कि बॉक्स आपने ए सेलेक्ट कर लिया, मतलब E1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ई किसको बोला है कि रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट ई आपका है कि रेड बॉल सेलेक्ट करना है, तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज सेलेक्टेड, द रेड बॉल इज सेलेक्टेड, इट इज एंड इट इज गिवन दैट पाथ 1 इज यूज्ड और बॉक्स ए इज यूज्ड, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन बॉक्स नंबर बी से आ रही है या फिर E2 से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली इसमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10, ये क्या लिखेंगे, E गिवन E3, मतलब बॉक्स 3 से आ जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी कि रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, हमने अभी देखा था कि पाथ नंबर 1 यूज किया, देन पाथ नंबर 1 यूज किया, तो उसके बाद E की प्रोबेबिलिटी, प्लस पाथ नंबर 2 यूज किया आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और पाथ नंबर 2 आपने यूज कर लिया, उसके बाद इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली पाथ 3 आपने यूज किया, उसके बाद ई की प्रोबेबिलिटी। तो पाथ नंबर 1 यूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/6, देन उसके बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/10, प्लस पाथ नंबर 2 या बॉक्स 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/6, फिर उसके बाद रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/10, प्लस पाथ 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/6 इनटू उसके बाद रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10। तो ये आपका आंसर हो गया, तो डिनोमिनेटर में आएगा 60 और ये हो गया 3 + 12 + 10, तो ये आपका हो गया 25/60। ये आपका आंसर आ गया। क्या इसमें कोई डाउट, बोलो भाई।
डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ओके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 56, ये यदि आपको समझ में आ गया तो 56 वैसा ही क्वेश्चन है। 56 आप खुद से कर सकते हो। यदि 55 अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देखो कि जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी उसको इससे कैसे रिलेट किया। और हमेशा इस टाइप के टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, आगे हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, उस सब में ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। यदि ये इतना आपको समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है, तो आगे तो कैलकुलेशन ही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 देखो। 56 क्या बोल रहा है, ए गोज फ्रॉम होम, कोई पर्सन ए है, फ्रॉम होम टू ऑफिस यूजिंग ट्रेन, बस और ऑटो, ठीक है। विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.5 एंड 0.2. If he uses train, then the probability that he will be late is 0.2 and the corresponding probabilities for bus and auto are 0.7 and 0.2. Now find the probability that he reaches office in time पूछा गया है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, लेट की, कोई दिक्कत नहीं, समझना। अब उसके पास कितने पाथ है, टोटल 3 पाथ है। कौन कौन से पाथ है, कि वो ट्रेन यूज करे या फिर बस यूज करे, और एक और है ऑटो वाला, है ना, या फिर वो ऑटो यूज करे। बात समझ में आती है, टी मतलब ट्रेन, बी मतलब बस, ए मतलब ऑटो। तो वो ट्रेन यूज कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, बस यूज कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड ऑटो यूज कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। बहुत ही सिंपल है, 3 पाथ है हमारे पास। एक बंदा ऑफिस तक कैसे जा सकता है, ट्रेन, बस या फिर ऑटो, मतलब आपके पास 3 रास्ते हैं टोटल, 3 रास्तों से वो वहां पहुंच सकता है, ठीक है। अब एक इवेंट हमने लिया ई, क्या इवेंट था ई, कि ही रीचेस, इसने क्या पूछा है, टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो हमने क्या निकाल लिया, ही रीचेस ऑफिस इन टाइम। ही रीचेस, हमें जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो लेट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ही रीचेस ऑफिस लेट, ठीक है। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ट्रेन से वो जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.2। बस से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.7, और ऑटो से जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2। बस से 0.7, ऑटो से 0.2, ठीक है। ट्रेन से दे रखी है आपको 0.2, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। आगे बात समझ में। तो इवेंट ई यहां पर ध्यान रखना कि इवेंट ई क्या डिफाइन किया गया है, दैट ही रीचेस ऑफिस लेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, कि भाई सबसे पहले तो किससे जा रहा है, वो ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी, और ट्रेन से जा रहा है तो उसके बाद वो लेट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, प्लस बस से जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और बस से जा रहा है उसके बाद वो लेट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस वो ऑटो से जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऑटो से जा रहा है उसके बाद वो लेट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। बट हमें जो निकालना है, ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, जल्दीबाजी में हम यहाँ दिक्कत कर देते हैं। अच्छा हो भाई, और जेई में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, और जिनको आ गया वो बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। ध्यान से आपने देखा हो, सुना होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, रीचेस ऑफिस इन टाइम। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई किसकी आएगी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना इसका। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3 इंटू 0.2, या इसको हम ऐसे लिखे 6/100, प्लस ये लिखा है 35/100, और ये लिखा है 4/100, तो ये हो गया आपका 9, 44/100। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 6, 35, 4, ठीक है। एक बार ये 45/100 होगा ना, 45/100। अब हमें तो क्या निकालना था, कि वो टाइम पे पहुंचे, तो वो हमें क्या निकालना, ई बार, कि लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो टाइम पे पहुंचना मतलब रीचेस इन टाइम, फिर रीचेस इन टाइम, तो वो हो जाएगा 1 माइनस लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 45/100
इज इक्वल्स टू 55/100। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 57, ठीक है। इससे पहले हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ 57 में लिखने का कारण ये है कि एक बार आप इसको पढ़ लो, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आएगा नहीं, आपने पढ़ा नहीं है कि क्या होता है ये। बट मैं जैसे आपको थ्योरी बताऊंगा तो आप उसको रिलेट करते चले जाओगे कि हम जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है। ये वाली बात भी समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो क्वेश्चन नंबर 57 की एक बार रीडिंग मान ली होगी रीडिंग, ठीक है। अब आप समझो, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज बेस थ्योरम। फिर से एक बार बोल देता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, ये दूसरा टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है बेस थ्योरम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। बेस थ्योरम क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यदि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आया हो तो, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ी है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है भाई, वो होता है समेशन ऑफ R1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन ER, और इसको फिर हमने ऐसे भी लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ER देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E when ER has already occurred, ठीक है। उसमें क्या लिया था हमने, ये E1 E2, इसको बोल दिया हमने EK, और ये EN, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिए थे, ठीक है। और एक इवेंट E जो है ये लिया था। तो E की प्रोबेबिलिटी हमने कुछ ऐसे देखी थी, देखा था ना, E की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे देखी थी। अब समझना बेस थ्योरम में क्या है, ये तो हो गई बात टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की जो अभी तक हम देखते आए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ ध्यान से सुनना, बेस थ्योरम में क्या पूछा जाएगा या अपने को कहाँ हेल्प करेगा उसकी बात कर रहे हैं। मान लो इवेंट E आपका हो रहा है, यह आपको गिवन है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 56 आई थिंक या 55, जिसमें बॉल निकालनी थी, रेड बॉल निकालनी थी, ठीक है। बॉक्स ABC थे आपके, ठीक है। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 से भी आगे आ सकता है, बॉक्स 2 से भी आ सकता है, बॉक्स 3 से भी आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट ही क्या था, रेड बॉल। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि रेड बॉल आ गई है, अब ये बताओ कि वो बॉक्स नंबर 20 से आ रही है, नहीं है बात समझ में, फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर मैं 55 की बात कर रहा हूं जो अभी हमने देखा था। यहां बोला गया है उस क्वेश्चन में क्या था कि रेड बॉल आपकी आ गई, ठीक है। अब बेस थ्योरम में हम एक कदम और आगे बढ़ गए। क्या बोला जा रहा है कि रेड बॉल आपके आ गई, वहां तक ठीक है, ये हम भी बोल रहे हैं कि रेड बॉल आ गई है। आप तो ये बताओ कि जो रेड बॉल आई है वो बॉक्स B से आई है, ये बताओ आप। तो बेस थ्योरम भी, ठीक है। तो वो तो एक एग्जांपल ले लिया। अब ऐसे इसमें कैसे समझे, आपसे बोला गया है कि इवेंट E आपका हो रहा है, ठीक है, इवेंट E आपका हो रहा है। अब ये बताओ कि वो EK से हो रहा है या पास नंबर केस पास हमने यूज किया है। आ रही बात समझ में, मतलब इवेंट हो गया, इवेंट E आपका हो गया है। आपको तो ये बताना है कि वो जो इवेंट है वो उसमें जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो E के जो केथ पाथ है उसका है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इवेंट E तो आपका हो चुका है, आप तो इवेंट E जब हो गया है, आप तो ये बताओ कि आपने केथ पाथ यूज किया है। पाथ मतलब अभी बताया था कि बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C, वो वाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 56 किया था, जैसे उसमें पूछे हम कि ऑफिस वो लेट पहुंच रहा है, ये आपको पता है। अब ये बताओ कि उसने कार यूज की है, कार तो था ही नहीं उसमें, ऑटो यूज किया है। तो यही आपका बेस थ्योरम है। आपसे कुछ बोला गया है कि ये हो रहा है, अब उसके बाद बताओ कि ये इस माध्यम से हुआ है या इस पाथ से हुआ है,
ये आपका बेस थ्योरम है। तो कहने का मतलब ये है कि इवेंट ये आपका हो गया है, आप तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने kth पाथ यूज किया है या इवेंट ई के यूज किया है। तो ये जो है ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई के डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आगे बात समझ में? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, ई के मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ई के गिवन ई मतलब क्या है, फिर से एक बार बता देता हूं कि आपका इवेंट ई हो गया है, आप तो ये बताओ कि आपने ई के इवेंट ई के यूज या केस पाथ यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट ई के वॉज यूज्ड गिवन E K was used given E has already occurred। बात समझ में आ गई? तो वो क्या हो जाएगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पाथ, कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपने लिखा है। अच्छा, अब यहां पर आगे सबको बात समझ में आ गई ये क्या बोला जा रहा है? ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे वो समझो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, ये मतलब इसमें ये आ गया ई इंटरसेक्शन ई वन प्लस ई इंटरसेक्शन ई टू। ठीक है, ऐसे ही ई इंटरसेक्शन ई के भी आएगा और ऐसे ही एनएस वाला भी आएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो ये सब इसका सबका सम है, और ऊपर आपको कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है क्या? तो इसको हम समझने के लिए एक और लिख सकते हैं कि ये जो होता है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिखो, ये क्या होता है, समेशन ऑफ ई आर ई गिवन ई आर। तो इसमें ये आर वन से लेके एन तक है, तो के वाला पार्ट भी होगा, मतलब आर की जगह में के रख दूं तो पी ई के इंटू पी ई गिवन ई के। तो हमें तो क्या बताना था कि पाथ केथ यूज किया है, तो नीचे जो आ रहा है उसमें आप जिसकी जरूरत है उसको ऊपर रख दो। ऐसे ही याद रखना भाई, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें ये वाला आएगा क्या? अब जैसे उसी क्वेश्चन में, बॉक्स वाले क्वेश्चन में बोल दूं कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल आ गई, अब ये बताओ आप कि रेड बॉल आ गई तो उसने बॉक्स ए या फिर बॉक्स बी यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी लिख के बॉक्स ए और बॉक्स बी वाला जो पार्ट है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई तो क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला गया है 57 में, इधर आ जाओ सीधे। लेट ए स्टूडेंट अटेम्प्ट एमसीक्यू विथ वन और मोर देन वन करेक्ट, he either knows the answer or copies it or make a guess with respective probabilities 0.3, 0.5, 0.2. Also the probability that his answer is correct if he copies is half. Now it was found that, समझना बेस थ्योरम की जो क्वेश्चन होगा उसका लैंग्वेज कैसा रहेगा। नाउ इट वाज फाउंड दैट हिज आंसर इज करेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मतलब आपसे बोला गया है कि उसका आंसर करेक्ट आ गया। अब आंसर करेक्ट कैसे हो सकता है कि उसको पता हो, या तो किसी से छापे वो कॉपी करे या फिर वो गैस मारे। ठीक है, तो आंसर करेक्ट वैसे हो सकता है। अब आगे उसने क्या पूछा, यदि आंसर करेक्ट है तो यहां तक तो क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब एक कदम आगे बढ़े, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ये आपसे पूछा गया है कि उसका आंसर सही था। ठीक है, उस समय बताओ कि वो आंसर जानता था। मैं यही बात समझ गया, आपसे पूछा गया है कि उसका आंसर तो सही है, ये आपको पता है, आप तो ये बताओ कि वो आंसर जानता था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हो जाओ चालू। सबसे पहले हम इसमें क्या बात करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो वो क्या क्या कर सकता है कि वो जाने के, मतलब ही नोज द आंसर या फिर कॉपीज इट या फिर गेस। ठीक है, तो जानने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, कॉपी की प्रोबेबिलिटी 0.5 और गैस की प्रोबेबिलिटी 0.2।
पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट वो 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक इवेंट ई डिफाइन किया। इवेंट ई क्या है कि ही आंसर्स करेक्टली। ठीक है, और वो जानता है, बात को समझना, हमारे पास 3 रास्ते हैं कि वो इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। उसके पास 3 रास्ते हैं कि वो जाने, या फिर कॉपी करे, या फिर गैस मारे। ठीक है, तो उसके बाद वो आंसर सही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो जानने की प्रोबेबिलिटी 0.3, उसके बाद वो आंसर सही करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्या? अरे भाई जानता है तो वो सही टिक करेगा ना। जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, तो वो जानता है तो वो सही ऑप्शन टिक करेगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी ना। अब कॉपी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है हाफ। ठीक है, तीसरा है कि वो गेस कर रहा है, यहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, बट हम जानते हैं कि आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर तो एक ही होता है। और उसको टिक, और क्या क्या ऑप्शन है वो कैसे कैसे टिक कर सकता है। जो MCQ है वो क्या है, विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट, मतलब 4 में से 1 सही हो सकता है, 4 में से 2 सही हो सकते हैं, 4 में से 3 हो सकते हैं, या 4 में से चारों के चारों सही हो जाए। तो ये कितना लिखा है, 2 पावर 4 - 1 दैट इज 15। तो टोटल वो 15 तरीके से। -1 क्यों किया, क्योंकि 4C0 मिसिंग है। 4C0 मतलब कि कोई भी आंसर नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी आंसर नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो टोटल वो टोटल जो है 15 तरीके से वो आंसर कर सकता है, और इसमें आंसर तो एक ही सही होगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/50। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर जानता है, वो क्या हो जाएगा कि वो, सॉरी आंसर जानता नहीं है, कि प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर सही करे, तो वो जानता हो तो उसके बाद सही करने की प्रोबेबिलिटी 1, या फिर कॉपी करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, और कॉपी करने के बाद कि वो आंसर सही है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, या फिर वो गैस मारे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, और गैस मारने के बाद आंसर सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/50। तो ये तो हो गया कि आपका आंसर सही हो। क्या आपसे ये पूछा गया, क्या ये नहीं पूछा गया? तो आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब उसका आंसर सही है। ध्यान से समझना, उसका आंसर सही है, दैट ही नोज द आंसर, गिवन आंसर इज करेक्ट। करेक्ट, हमने इवेंट को क्या बोला है, ई। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले ये सब इतना छोड़ दो, ऐसे भी लिखना चाहते तो हम लिख सकते हैं, है ना, पर आपको तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि टोटल प्रोबेबिलिटी, वो जानता हो उसकी प्रोबेबिलिटी, और जानने के बाद वो सही आंसर टिक करे उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे हमेशा। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है आंसर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना है ना हमें नीचे। ठीक है, वो कॉपी करे उसके बाद आंसर सही हो वो हाफ, प्लस गेस करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, फिर उसके बाद आंसर सही हो 1/50। अब आपसे क्या बोला गया है कि वो आंसर जानता था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आंसर जानता था तो वो कौन सा वाला पाथ था, ये वाला, ये वाला। तो इसको आप ऊपर रख दो, बस ये आपको करना है बेस थ्योरम में। मतलब बताया था ना कि इन सब में ये है। अब यदि इसी क्वेश्चन में बोल दे, ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में यदि बोल दे कि that his answer is correct, then find the probability that he copies it, he copies it। तो कॉपी कर रहा है तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसको हटा दो। कॉपी वाला कौन सा केस था, ये वाला, इसको आप ऊपर रख दो, मतलब ये वाले पार्ट को ऊपर रख दो। अब आपसे पूछे कि वो गैस मार रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, इनको हटा दो, गैस वाला कौन सा गैस है, ये वाला, इसको ऊपर रख दो। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ जाए कि वो आंसर जानता हो या फिर कॉपी कर रहा हो, तो कौन कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों को ऊपर रख दो ऐड करके। तो ये आपका बेस थ्योरम है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नोज द आंसर, मतलब ये वाला केस ऊपर रख देना, 0.3 × 0.1। आगे बात समझ में? तो बेस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखो, अब उसके बाद वो क्या पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो। अब जैसे बॉक्स वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपसे पूछा गया
कि ये बताओ कि रेड बॉल जो बॉक्स सी से आ रही है, तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा और सी वाला जो पार्ट है उसको ऊपर लिख दिया। ऐसे ही उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 56 आई थिंक, जो ऑफिस लेट पहुंच रहा था। अब ये बताओ कि वो लेट पहुंच रहा है और ये बताओ कि उसने ट्रेन यूज किया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिया और जो ट्रेन वाला पार्ट था समथिंग इनटू समथिंग उसको ऊपर लिख दिया। ये बेस थ्योरम हो गया आपका। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्या डिफरेंस है भाई? टोटल प्रोबेबिलिटी में पूछा जाएगा कि कोई इवेंट ई कैसे हो रहा है, और बेस थ्योरम में पूछा जा रहा है कि इवेंट ई हो रहा है तो उसने कौन सा पाथ यूज किया गया है, वो बेस थ्योरम हो गया। आ गया होगा समझ में, है ना? बहुत ध्यान से समझना। नहीं आ रहा है, देखो मुझे पता है कि मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए किया जा रहा है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो। ठीक, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 58, इट इज रिलेटेड टू रिवाइज प्रोबेबिलिटी। क्या होता है क्वेश्चन से सीधा हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। लेट अ bag contains 5 normal coins and 7 biased coins with probability of getting head is 2/3. Now a coin is selected at random and tossed and it shows head. Now what is the probability that if it is tossed again then it will show head? क्या क्या बोला गया है सुनना, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में समझना। ठीक है, आपके पास 5 तो नॉर्मल कॉइन है और 7 बायस्ड कॉइन है। बी मतलब बायस्ड कॉइन, नॉर्मल कॉइन मतलब आप एक कॉइन को टॉस करो तो उस पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, हाफ एंड हाफ। बायस्ड कॉइन में क्या है कि हेड की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2/3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब एक कॉइन हमने लिया ना, अब हमने एक कॉइन लिया, ठीक है, उसको टॉस किया और वो हेड आया, हेड आ गया। अब हेड आने के बाद अब उस हमसे पूछा गया है कि फिर से उसको हम टॉस करें और फिर हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जैसे मैंने बोला कि एक कॉइन लिया उस पर हेड आ गया, तो अब वो नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है या फिर बायस कॉइन से भी आ जाए। मतलब पाथ 1 की नॉर्मल कॉइन यूज करे, पाथ 2 की बायस कॉइन यूज करे, तो क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या? मतलब हेड आना, पहले हेड आना वो नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है या फिर बायस्ड कॉइन से भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ठीक है। तो अब जो सेकंड हेड है ये डिपेंड करेगा कि पहला कॉइन है आपका नॉर्मल कॉइन है या फिर बायस्ड कॉइन है। तो समझना, तो जो वह हेड है नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है या फिर बायस कॉइन से भी आ सकता है। तो नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपके पास टोटल 12 कॉइन है जिसमें नॉर्मल कितने हैं? 5। तो नॉर्मल कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी 5/12, बायस कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12। आगे बात समझ में। अब कॉइन सोर्स हेड, इसको बोल दिया हमने इवेंट ई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नॉर्मल कॉइन आ गया उसके बाद वो हेड शो करे, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, और बायस्ड कॉइन है वो आपका हेड शो करे, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3। आगे बात समझ में। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि पहला जो है आपका हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड, या इसको हाँ कि पहला हेड आ जाए। तो वो कैसे हो सकता है? 5/12 कि नॉर्मल कॉइन हो, नॉर्मल कॉइन आने के बाद उसके बाद हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, बायस कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद वो हेड आए 2/3। तो ये आपका हो गया 19/36, नहीं, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो एक काम करो आप इसको तो ऐसे रहने दो, 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन लिया तो ये बचा 5/2 और ये हो गया 14/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 × 6 नीचे, और इधर हो जाएगा 15 + 28, 15 +
28। तो ये कहानी आपके आ गई 43/70। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई कि पहला आपने कॉइन को टॉस किया और वो हेड आ जाए, तो वो नॉर्मल से भी आ सकता है और बायस से भी आ सकता है। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है, ध्यान से समझना, अब आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि उसी कॉइन को फिर हम टॉस करें तो फिर आपका हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो जो कॉइन है जो हेड आया वो नॉर्मल कॉइन से भी आ सकता है, बायस्ड कॉइन भी हो सकता है, फिर उसको हमने उछाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए, ये पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हेड अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया है वो नॉर्मल कॉइन से आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी की जो हेड आया वो नॉर्मल कॉइन से हो, ये क्या बोल रहा है बेस थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है 43/72। अब इसमें हमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी, इसमें हमें कौन सा पोर्शन ऊपर चाहिए कि नॉर्मल कॉइन वाला कौन सा था, ये था 5/12 इंटू 1/2। तो ये हो गया आपका 24 इंटू 3, तो ये हो गया 15/43, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि वो जो हेड आया है वो बायस कॉइन से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल तो हमारे पास है 43/72, और इसमें कौन सा पोर्शन ऊपर कर दे हम बेस थ्योरम के लिए, ये वाला बायस कॉइन वाला, तो 7/12 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2 28/43, ठीक है। अब जो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अभी भी डाउट है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ये आपसे बोलना चाह रहा था कि आपने एक कॉइन सेलेक्ट किया, उसको टॉस किया तो वह हेड आया। अब ये बताओ कि उसी कॉइन को हम फिर से टॉस करें तो वो हेड दे, तो फिर क्या क्या हो सकता है कि पहला जो हेड आए वो नॉर्मल कॉइन से आ जाए। ध्यान से सुनना कि आपने जो कॉइन लिया वो जो हेड आ रहा है वो नॉर्मल कॉइन से आ जाए, फिर उसके बाद नॉर्मल कॉइन है तो उसके बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। नॉर्मल कॉइन है उसको फिर से हमने टॉस किया तो हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। या फिर क्या हो सकता है कि पहले जो हेड आ रहा है वो बायस कॉइन से आ जाए, पहला जो हेड आ रहा है वो बायस कॉइन से आ जाए, और ठीक है, तो बायस कॉइन से हेड आ गया, फिर उसको हमने उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि नॉर्मल कॉइन से हेड आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 15/43 इंटू हाफ, प्लस ये है 28/43 इंटू 2/3। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं आई हो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला जो हेड आ रहा है, अब कॉइन जो है एक ही को 2 बार टॉस करो, ये समझो पहले तो, ठीक है। पहले आपने कॉइन लिया, हेड आ गया, फिर से उसको उछालेंगे तो हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो भाई पहला जो हेड है वो नॉर्मल कॉइन से आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर से उसको उछाला तो उसकी हेड आ जाए हाफ, क्योंकि नॉर्मल कॉइन है। फिर बायस कॉइन आया, उससे पहला हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, फिर उसको उछाला हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। ये आपका आंसर हो गया, यही रिवाइज प्रोबेबिलिटी है। बस नाम दे दिया, बाकी क्वेश्चन जो है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई स्पेशल थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, बट उसने क्या बोला था, मतलब हम टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम और उसके आगे भी पहुंच गए, ऐसे समझ सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और रिवाइज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप देखो पूरा, ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे या फिर नहीं समझ में आया तो फिर और कभी समझ लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि और कभी कर लेंगे, वो कभी नहीं आता, वो और समय जो है कभी नहीं आता, ठीक है। ऐसा करना ही मत। नहीं समझ में आ रहा है एक बार देखो, एक बार भी नहीं आ रहा 2 बार देखो। मैंने और जो तीनों टॉपिक है इसको ओवर एक्सप्लेन किया है, मुझे पता है, उसके पीछे कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप जेई के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है, 4 machines ABCD
produces 40%, 25%, 20%, and 50% of the total number of items of the factory. The percentage of defective outputs of the factory are 3%, 4%, 5%, and 6%. An item is selected randomly. Find the probability that it is defective. Question number 59. Okay. हमें क्या बताना है कि जो आइटम आप सिलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव है। तो ये जो डिफेक्टिव आइटम है वो 4 पाथ से आ सकते हैं। 4 पाथ मतलब फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी, फैक्ट्री डी, मतलब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फैक्ट्री ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/100, और उसके बाद वो डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 प्लस 3/100, ठीक है। फैक्ट्री बी मतलब जो डिफेक्टिव हो वो फैक्ट्री बी से आए, तो पहले तो फैक्ट्री बी को सेलेक्ट करेंगे हम, तो 25/100 इंटू उसके बाद वो डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी 4/100 प्लस फैक्ट्री सी सेलेक्ट करें और उसके बाद वहां से डिफेक्टिव आए उसकी प्रोबेबिलिटी 5/100। सिमिलरली फैक्ट्री डी सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके बाद वो डिफेक्टिव आइटम हो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे तो आ गया 10,000, ऊपर हो गया 120 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 90, सो इट इज इक्वल्स टू 100, 100, 300, 410 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो गया 41/1000। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके आगे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया, a bag 1 contains 2 white, 3 red ball, and bag 2 contains 4 white and 5 red. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found that ball is red. Find the probability that the ball drawn is from bag second. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, आप ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, उसने बोला कि रेड बॉल आगे आपको बताना है कि वो बैग 2 से आ रही है, ठीक है। तो पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो रेड बॉल जो है वो बैग 1 से आ सकती है, तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर आपके पास 2 बैग है, कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करना है तो बैग 1 सेलेक्ट करे, बैग 2 का ले, दोनों इक्वली लाइकली, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ एंड हाफ। तो बैग 1 को सेलेक्ट किया और उसमें से फिर रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, सिंपल। फिर बैग 2 सेलेक्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर उसमें से रेड बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल 5 रेड है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 9, ठीक है। तो ये बैग 1 हो गया, ये बैग 2 हो गया, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई रेड की। अब हमें बताना है कि वो बैग सेकंड से रेड बॉल आ रही है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर बेस थ्योरम सिंपली आ रही होगी बात समझ में। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ हाफ तो पहले कैंसिल कर दो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 5/9 ही बचेगा, नीचे 27 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 45, तो ये ऊपर जाएगा, तो वो हो गया 25 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 25 52। तो आंसर इज 25/52। ओके, ठीक है। तो इसमें 60 में क्या बोला था कि रेड बॉल निकालो। अब ये बताओ कि रेड बॉल बैक सेकंड से आ रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, अब हमें ऊपर कौन सा ले जाना, बेस थ्योरम लगानी है, तो इसका कंट्रीब्यूशन देना है बैक सेकंड का, तो बैक सेकंड को ऊपर रख दिया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो रहा है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैक सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो वो ऐसे समझ सकते हो भाई आंसर सेम आ रहा है, वो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि कंसेप्ट हमारा सही हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually 6. क्वेश्चन समझ में आया? एक बंदा जो है वो सही बोले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ क्या है, 3/4। 4 केसेस में से 3 टाइम्स वो सही बोल रहा है, तो गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉल्स बोलने की 1/4, सिंपली 1 माइनस 3/4। जो सही बोलेगा या झूठ बोलेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि वो एक डाई को थ्रो कर रहा है, ठीक है, और वो रिपोर्ट 6 कर रहा है। रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है,
एक डाई को उसने थ्रो किया और वो आपको बता रहा है कि वो 6 है, तो आपको जो बता रहा है वो 6 है, तो वो एक्चुअल में 6 हो सकता है, या फिर 6 के अलावा कोई आउटकम आ गया और उसको वो 6 बोले। अरे ये बात समझ में? तो आपसे इसने क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो बेस थ्योरम अगेन, तो सबसे पहले तो क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी निकाल ले कि वो 6 रिपोर्ट कर रहा है। तो 6 रिपोर्ट कैसे कर सकता है कि वो ट्रूथ बोले, तो ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी मतलब 6 जो रिपोर्ट है 2 रास्तों से कर सकता है, एक तो सही बोल के और एक गलत बोल के। तो आपको ये बताना है कि 6 उसने रिपोर्ट कर दिया सही से या गलत से, 2 तरीके से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सही बोल रहा था, मतलब एक्चुअली 6 मतलब वो सही बोलेगा तभी तो 6 बताएगा। अरे आपके डाई में 6 आया, अब वो सही बोल रहा होगा तभी तो 6 रिपोर्ट करेगा, यदि गलत बोल दिया तो 6 के अलावा और कुछ रिपोर्ट कर सकता है। तो हमें तो किससे मतलब है कि 6 एक्चुअल में आए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि वो 6 जो है कितने तरीकों से रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट समझ में आ रहा है कि इसने डाई को थ्रो किया और किसी को नहीं पता कि उसमें क्या आ रहा है, ऐसे समझो। उसने डाई को थ्रो किया, अब वो आपको रिपोर्ट कर रहा है कि वो 6 है। तो रिपोर्ट कैसे कर सकता है कि वो सही बोले, सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है तो वो रिपोर्ट 6 कब करेगा, जब डाई पर भी 6 आ जाए। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अरे डाइस को थ्रो करोगे आप तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, सिंपल है, ठीक है। प्लस तो ये तो हो गया कि एक्चुअल में 6 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि 6 नहीं आ रहा है बट वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4, झूठा है, प्रोबेबिलिटी उसकी है 1/4, ठीक है। अब वो झूठ बोल रहा है बट उसको रिपोर्ट क्या करना है, 6, तो झूठ बोल रहा है ना। तो 6 के अलावा 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ जाए। बात को समझना यहां पर कि वो 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई भी आउटकम आपका आ जाए, समझना बात को, ठीक है। कोई भी आउटकम आ जाए और वो उसको रिपोर्ट 6 करे। मान लो डाइस पर आउटकम 1 आ गया, अब 1 आ गया तो वो तो झूठ बोल रहा है, तो 1 को वो 2 भी बता सकता है, 3 भी बता सकता है, 4 भी बता सकता है, 5 बता सकता है, 6 भी बता सकता है। तो 6 बताने की प्रोबेबिलिटी 1/5। बोलो भाई, आती है बात समझ में? क्या बोला गया है यहां पर, दिक्कत आती है, फिर से एक बार बता देता हूं। हमने क्या बोला कि 6 जो रिपोर्ट है, तो एक्चुअल में 6 आ जाए तो वो सही बोले और 6 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, या फिर वो झूठ बोले। अब झूठ बोल रहा है, हमें तो रिपोर्ट 6 करवाना है, तो झूठ बोल रहा है इसका मतलब 6 के अलावा 1 2 3 4 5, तो ये 1 से लेके 5 तक आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, कोई भी आ जाए। अब मान लो वो आ गया 2, तो 2 आ गया, वो तो झूठ बोल रहा है, तो वो रिपोर्ट क्या कर सकता है कि वो 2 एक्चुअल में आ रहा है, बट रिपोर्ट क्या कर सकता है वो कि 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, ये 5 में से वो कोई भी बता सकता है, बट उसको रिपोर्ट क्या करना है, 6। तो वो जो आउटकम 3 आ रहा है उसको वो 6 बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। आगे बात समझ में? तो हम ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी कि वो 6 रिपोर्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप ये बताओ कि वो एक्चुअल में 6 है। तो ये जो एक्चुअल में 6 कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, तो 3/4 इंटू 1/6। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो तो ये 1/6 तो ये आ जाएगा आपका 3, ये 5 कैंसिल हो गया, 1/6 कैंसिल हो गया, तो 3/4, 3/3 + 1 दैट इज 4। आंसर इज 3/4। आगे बात समझो। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं जो कि गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। कैसे कि 6 रिपोर्ट कर दे तो सही, मान लो ट्रूथ बोल रहा है और एक्चुअल में 6 आ जाए, या फिर वो गलत बोल रहा है। ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं, वो गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है, तो 5 में से आपके कोई भी आउटकम आ जाए, 5 में से मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक आउटकम आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आगे क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो 2 आ गया, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि उसको 6 रिपोर्ट करेगा, मतलब पहले तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो 6 हमें बताना है, तो जब 6 आएगा तो वो तो झूठ बोल रहा है, तो उसके अलावा और कुछ रिपोर्ट करेगा, तो वो वाला केस तो नहीं होगा। तो मतलब झूठ बोल रहा है तो आउटकम क्या हो, 1 2 3 4 5, तो इसको वो 6 रिपोर्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां कुछ लोग बोलते हैं कि 1 होगी, 1 नहीं होगी।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बंदा है वो तो रिपोर्ट कर रहा है, बात को समझना। अब आउटकम 1 आया तो झूठ बोल रहा है, तो 2 3 4 5 6 वो कुछ भी बोल सकता है, बट हमें तो उससे क्या बुलवाना है, 6 बुलवाना है। तो 6 बोलने का चांसेस क्या होगा, 1/5 जो ऊपर किया है हमने। अब ऐसा नहीं है कि वो आउटकम मान लो 2 आ रहा है और वो सीधा का सीधा 6 बोल देगा, ऐसा थोड़ी ना है। कहीं कहीं आप देखोगे कि इसका आंसर इस टाइप से दे रखा है, जो कि गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बंदा है वो रैंडम, आप जैसे रिपोर्ट जो है वो रैंडम कर रहा है, मतलब आउटकम आपके पास जैसे मान लो 4 आ गया, तो वो ऐसा नहीं कि 6 ही बोलेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो 3 आया तो वो 1 भी बोल सकता है, 2 भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है। मतलब 4 आया तो इसके अलावा 1 2 3 5 6 ये कुछ भी बोल सकता है। तो आपको 6 बोलने, वो 6 रिपोर्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? यदि इस टाइप से करोगे कि भाई 1 2 3 4 5, यदि वो हाँ बोल दे कि 6 के अलावा कोई आउटकम आया तो वो 6 ही बोलेगा, तब वो बात अलग हो गई। मतलब वो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि आउटकम 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 5, इन 5 में से कोई भी आ रहा है, तो वो 6 रिपोर्ट करेगा, तो बात अलग आ गई, तो बात अलग हो गई। मतलब 5 में से 6 कोई भी आ जाए, 5 में से इसमें से कोई भी एक आ जाए, तो वो यदि रिपोर्ट 6 कर रहा है तब इंटू 1 करेंगे। बट अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो हमें इनमें से कोई भी आ रहा है, जैसे मान लो 3 आ गया, तो 6 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? जैसे यहां से कुछ लोग इसको करो, ऐसा कर लिया, फिर इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर कि सही बोल रहा हो, तो यहां से कुछ जो भी आंसर आप निकले, यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा 3/8, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि बंदा 6 के अलावा जो आ रहा है, मान लो वो कुछ भी आ रहा है, तो वो मान लो 1 आ गया 6 के अलावा, तो वो 2 3 4 5 और 6 कुछ भी रिपोर्ट कर सकता है, बंदे के ऊपर है, क्योंकि वो तो रैंडमली मतलब झूठ बोल रहा है, तो भाई झूठे लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं ना यार। ठीक है, ऐसे समझो। तो आंसर ये सही होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं देखोगे कि सॉल्यूशन ऐसा भी दे रखा है जो कि गलत है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, देखो। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है 3 coins, 2 are fair and 1 with tails। ओके, 2 फेयर कॉइन है और एक बायस कॉइन है। तो बायस कॉइन में दोनों क्या है, टेल एंड टेल है, मतलब हेड और टेल होता है ना, दोनों तरफ टेल है। आर प्लेस्ड इन अ हैट, 1 coin is selected at random and tossed, you are allowed to see only the top face which is tail। What is the probability that the hidden face is also tail? कोई इसमें कुछ नई बात नहीं है भाई। जैसे इससे पहले जो प्रॉब्लम किया था 61, कुछ थोड़ा नया था, है ना, समझने वाला है। ये जो है कहानी अभी तक जो हम देखते आए हैं वही है। क्या बोल रहा है कि 2 फेयर कॉइन है और एक बायस कॉइन है, बायस कॉइन में दोनों टेल है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये एक हैट में रख दिया या एक बॉक्स में रख दिया, उसमें आपने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया। ठीक है, अब वो टॉस जो है जमीन पर गिरा, तो आप सिर्फ ऊपर का देख सकते हो फेस, और ऊपर का फेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, टेल। तो आपको ये बताना है कि नीचे वाला फेस भी, बॉटम में जो है वो भी टेल हो, मतलब वो बायस कॉइन हो। अरे भाई, ऊपर और नीचे दोनों टेल हो, वो कब हो सकता है, जब आप ये बायस कॉइन लो, बेस थ्योरम। तो सबसे पहले तो टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टेल जो है फेयर कॉइन से भी आ सकता है, तो फेयर कॉइन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2 फेयर है, टोटल 3 है। अब फेयर कॉइन आ गया तो उसके बाद उस पर टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, प्लस वो बायस कॉइन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बायस कॉइन लेने के 1/3, और उसके बाद वो टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। अरे दोनों तरफ टेल है, कैसे भी गिरे तो टेल ही आएगा। अरे दोनों तरफ टेल है, कैसे भी गिरे टेल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी की टेल आ जाए। अब उसने क्या बोला था यहाँ पर, ये बात समझ में नहीं आए तो एक बार और बता देता हूँ। यू आर अलाउड टू सी ओनली द टॉप फेस विच इज टेल,
तो टेल आ रहा है। अब टेल आ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नीचे वाला फेस है, जो हिडन फेस है, वो भी टेल हो। तो भाई ऊपर और नीचे टेल कब हो सकता है? जब वो बायस्ड कॉइन हो। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये, और बायस्ड कॉइन का पार्ट कौन सा था? ये वाला, तो उसका कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर में। बेस थ्योरम, अरे यही तो है हमारा बेस थ्योरम। तो इसको निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो गया आपका 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/2। आंसर इज हाफ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ टेल नीचे ऊपर कब होगा? जब वो बायस्ड कॉइन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आपने टॉस किया कॉइन को, तो वो टेल आ रहा है, और ये बताओ कि वो बायस्ड कॉइन है, ये पूछ रहा है आपसे। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी और वो बायस्ड कॉइन, उसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, बेस थ्योरम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखो क्या बोल रहा है। अ बॉक्स कंटेन्स n कॉइन्स, m ऑफ विच आर फेयर, m फेयर कॉइन है, एंड रेस्ट बचे कितने? n माइनस m, जो कि बायस्ड कॉइन है, ठीक है। m फेयर कॉइन है और टोटल n में से m गए, n माइनस m बायस्ड कॉइन है। The probability of getting a head when a fair coin is tossed is half, while it is 2/3 when a biased coin is tossed. इधर फेयर कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होती है हेड आने की और टेल आने की। यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो टेल आने की कितनी हो गई भाई? 1/3। तो यहां पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? हाफ, ठीक है। अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड इज टॉस्ड ट्वाइस, and it is tossed twice. The first time it shows head and second time it shows tail. What is the probability that the coin is fair? Coin is fair. क्या बोला गया है? एक बॉक्स में टोटल n कॉइन्स है, जिसमें m फेयर है और n माइनस m बायस्ड कॉइन है, ठीक है। उस बॉक्स से आपने एक कॉइन लिया, उसको 2 बार उछाला जा रहा है एक ही साथ। मतलब कॉइन को लिया और 2 बार उछाल दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, एंड सेकेंड में क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कॉइन आपने थ्रो किया है वो फेयर कॉइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बेस थ्योरम। कि पहले में हेड आए, मतलब उसी कॉइन, अच्छा पहले में हेड, दूसरे में, इसको ऐसा, ये जो दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि आपने एक कॉइन लिया, उसी को 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फेयर कॉइन लेने की प्रॉब्लम, तो वो जो ये जो प्रोसेस है, वो जो कॉइन सेलेक्ट कर रहे हैं वो फेयर कॉइन भी हो सकता है या फिर बायस्ड कॉइन भी हो सकता है। तो फेयर कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, m फेयर कॉइन है, टोटल कितने कॉइन्स है? n। अब फेयर कॉइन आ गया तो पहले में हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस, अब वो कॉइन जो है वो निकल के आपका बायस्ड कॉइन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी n माइनस m अपॉन में n, क्योंकि नंबर ऑफ बायस्ड कॉइन इतने हैं, टोटल कॉइन्स इतने हैं, तो एक बायस्ड कॉइन लेने की प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है। अब बायस्ड कॉइन आ गया तो पहला हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी यहां हाफ नहीं होगी, 2/3 होगी, और दूसरा उसी कॉइन को फिर से हमने टॉस किया तो टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट हेड और सेकेंड टेल आ जाए, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया है कि ये बताओ कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो फेयर कॉइन से हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ऊपर, तो m/n इंटू 1/2। तो ये आपका आ गया 4 9, n तो कैंसिल हो गया, ये 4 ये 9 बनेगा, एलसीएम लिया तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा आपका m/4, यहां बचा m/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस m/9। तो इधर हो जाएगा एलसीएम लेके, तो 9 ऊपर, तो 9m अपॉन में 9m माइनस 8m, तो 1m बचा और 8n। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो हमने रिवाइज प्रोबेबिलिटी देखा था उसमें क्या बोला गया था कि उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था कि एक बॉक्स में फेयर कॉइन है और बायस्ड कॉइन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो था वो इससे पहले जो था, आई थिंक 57 58 क्वेश्चन है रिवाइज प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। उसको वहां से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। कैसे? उस क्वेश्चन में क्या बोला था इसमें कि आपने कॉइन को टॉस किया और वो हेड आ रहा है,
फिर उसके बाद बताओ कि फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे कि वहां भी तो यही हो रहा था कि एक कॉइन को 2 बार उछाला, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी तो हो रहा है कि एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है वो बता देता हूँ। वहां पर क्या बोल रहा था कि हेड आ रहा है। अब जो हेड आ रहा है हमें पता नहीं है कि वो फेयर कॉइन से आ रहा है या फिर बायस कॉइन से आ रहा है। तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन में, रिवाइज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, सबसे पहले ये निकालना पड़ा था कि जो हेड आ रहा है पहले नॉर्मल कॉइन से आ रहा है, फिर उसके बाद उस कॉइन को उछाला था। और दूसरा प्रोसेस कि वो हेड जो आ रहा है वो बायस कॉइन से आ रहा है, फिर बायस कॉइन को उछाला था। यहां पर ये क्वेश्चन अलग है। यहां पर ये है कि एक ही कॉइन को एक ही कॉइन को 2 बार उछाल दिया, काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। वहां पर फिर से एक बार बता देता हूँ। वहां पर जो उसने बोला था कि हेड आ रहा है, फिर उसके बाद बताओ कि हेड आ रहा है, ये बोला था उसने। तो वहां पर जो पहला हेड आ रहा है वो हमें पता नहीं है कि वो नॉर्मल से आ रहा है या फिर बायस कॉइन से आ रहा है। तो हमें वहां पर बेस थ्योरम से निकालना पड़ा था कि वो जो हेड आ रहा है वो नॉर्मल कॉइन से आ रहा है, फिर उसको उछाला। और दूसरा प्रोसेस कि फिर और क्या निकालना पड़ा हमें कि वो जो हेड आ रहा है बायस कॉइन से आ रहा है, फिर उसको उछाला। यहां आपको तो कॉइन सेलेक्ट करके 2 बार उछाल देना है, ये हो रहा है। आगे बात समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कोई भी क्वेश्चन 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक नहीं आया जब तक देखो। ठीक है।